करने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें अपनी कवर हो जाएं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितने बच्चे हमारे पास मैक्सिमम आ जाएं, जो किसी का कुछ छूटे ना। प्रीवियस ईयर के पेपर सेंड कर देना। मैं एक काम करूंगा कि मैं खुद ही आप लोगों को लास्ट 6 अटेम्प्ट के अकाउंट्स के पेपर जो है मैं आपको इस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उन फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग का भी पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर लिया है, उसको भी मैं आपको भेज दूंगा, आप उसकी भी टेंशन ना लीजिए। चलिए, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। और कोई बच्चा ऐसा है अगर वो ग्रुप में नहीं है और उसके पास ये पीडीएफ फाइल्स नहीं आ रही हैं, तो वो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं उसको भी भेज दूंगा। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक। ये तो दूसरा वाला पेज आ गया। चलिए, ये आपको दिख रहा है, मैं फाइनल अकाउंट शुरू कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट फाइनल अकाउंट तो आता ही होगा, कि आपने 11th क्लास में ही फाइनल अकाउंट को पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस को पक गए उसको पढ़ते पढ़ते। तो मैं अब जो कि मेरे पास टाइम उतना अवेलेबल है नहीं, ये आपको भी पता है। तो मैं यहाँ पे जो आज करने वाला हूँ वो ये है कि फाइनल अकाउंट के जितने भी एडजस्टमेंट हैं, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आते ही आते हैं, तो मैंने उनके नोट्स तैयार कर लिए हैं, जिनको मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि किस किस तरीके से वो चीजें होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फटाफट से इसको शुरू कर लेते हैं। और जितनी भी एडजस्टमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना ग्रुप में कि जिसको पता ही ना हो कि बैलेंस शीट क्या होती है और फाइनल अकाउंट क्या होती है। हाँ, कुछ साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, लेकिन अगर उनको भी दिक्कत है फाइनल अकाउंट में, तो हम क्लासेस के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग क्लासेस, हम उसके बाद भी ग्रुप में इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हम अलग से एक वर्चुअल क्लास रख लेंगे फाइनल अकाउंट को लेकर, और उसमें सारे के सारे बच्चे आप आ जाना, हम उसे कर लेंगे उस टॉपिक को। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि मेरा हो नहीं पाया, प्रॉपर जितना मैक्सिमम फैकल्टीज कर सकती हैं वो करेंगी। चलो भाई, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहला ट्रीटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। सबसे पहला ट्रीटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी, अगर आपको लगता है कि नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, क्योंकि मुझे लगता है स्क्रीनशॉट में उतना क्लियर आएगा नहीं,
तो मैं इन इमेजेस की आपको पीडीएफ फाइल जो है, ठीक है, वो ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में, ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी, तो मैं उसमें आपको ऐड ऑन कर दूंगा। और जिसके पास ग्रुप, जो ग्रुप में नहीं है, तो किसी से कांटेक्ट नंबर लेकर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है, ठीक है। बस व्हाट्सअप में ये ना हो कि आप मेरे को कभी भी भेजें रात को 12 बजे 2 बजे, ऐसा ना कभी भी नहीं करना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अच्छे से कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, कि क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा एडजस्टमेंट में गिवन है, अगर आपको फाइनल अकाउंट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही फाइनल अकाउंट बन के तैयार होते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। तो अगर आपको पता हो तो, और हमें ट्रायल बैलेंस के साथ हमें एडजस्टमेंट भी गिवन होती हैं, उस एडजस्टमेंट के बेस पे ही हमारा ट्रायल बैलेंस, सॉरी, फाइनल अकाउंट प्रॉपरली बन के रेडी होता है। तो अगर मुझे इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर आप सही से पढ़ पा रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो मुझे क्या करना है पता है? सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करना है उसको बाई की साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको उसे पोस्ट करना है बाई की साइड, या फिर क्रेडिट वाला जो कॉलम होता है हमारा। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि मुझे उसे लेके जाना है बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में लेके जाना है मुझे एसेट साइड, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन वो आपका डिफरेंट वैरायटी का आता है कि कभी तो एडजस्टमेंट में गिवन है और कभी एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है। तो इन दैट केस, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट एंड इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करना है। हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे, हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर क्लासेस नहीं है, ये एक तरीके से रिविजनल क्लासेस हैं, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। और उसके बाद भी अगर रह जाती हैं चीजें तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ, क्लासेस खत्म हो जाएंगे, हम कर लेंगे उसको। अच्छा, दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होती हैं, एक मार्केट वैल्यू और एक बुक वैल्यू। वो हमें बता देगा कि ये मार्केट वैल्यू है और ये बुक वैल्यू है या फिर कॉस्ट वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम क्या करें, हम दोनों में से कौन सी वाली वैल्यू को यूज करें। तो भैया सीधा सीधा सा लॉजिक है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों वैल्यू में दो जो कम वैल्यू होगी, मुझे उस वैल्यू को वहां से उठाना है और सेम उस वैल्यू को मुझे पोस्ट कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में बाई की साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा किया जाता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्लियर हो गई बात? ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 2 पे, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एबनॉर्मल लॉस। लॉस बाय फायर, मेरा कोई सामान था, अगर मैं बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं तो भैया लॉस भी हो सकता है। और देखो, लॉस ना दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो है जो मुझे पता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस वो है जो मुझे पता ही ना हो और वो हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं, जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा है इस टाइम पे। तो इसकी वजह से जो भी लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस कंसर्न्स को, फैक्ट्रियां बंद हैं और एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो भी जा रही है, सारा एबनॉर्मल है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। ये नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में नहीं है। नॉर्मल लॉस तो वो है कि थोड़ा बहुत टूट फुट हो गया, थोड़ा बहुत इतना हो गया, ठीक है। तो अब मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर लॉस बाई फायर, आग लग जाए मेरी फैक्ट्री में, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो जाए, ठीक है। एक वर्ड होता है पिल्फरेज,
पिलफरेज और एक वर्ड होता है थेफ्ट। पिलफरेज का मतलब होता है बहुत छोटी मोटी चोरी, बहुत छोटी मोटी चोरी, ठीक है। लेकिन थेफ्ट का मतलब होता है बड़ी चोरियां। क्लियर हो गई बात? तो चाहे भैया आग लगे या फिर चोरी हो जाए या फिर इन दोनों के अलावा कोई भी और कैटेगरी जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी और वो है आपका एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मली चीज थी, नहीं हो पाया, पता नहीं चला। मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट में ट्रक जा रहा था भर के माल लोड होके और वो उसका एक्सीडेंट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो किसी भी तरीके से अनएक्सपेक्टेड लॉस अगर होता है तो उस सिनेरियो में हमें क्या ट्रीटमेंट करने हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर परचेज अकाउंट में से भी माइनस कर सकते हैं ना, क्रेडिट करने के अलावा। हाँ जी बिल्कुल, आप परचेज अकाउंट से भी माइनस कर सकते हो, लेकिन मैं ये आपसे कहूंगा कि आप इसको सेपरेट ही रखें। परचेज अकाउंट में और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो उसमें मिक्सअप हो जाएंगी। चलिए, तो अगर ऐसा होता है, तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ गुड्स इंश्योर्ड देन, मतलब भैया आपको उम्मीद नहीं थी कि माल मेरा चोरी हो सकता है या फिर जल के राख हो सकता है, तो आपने क्या किया, आपने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस होता है जनरली इन चीजों के लिए, आपने क्या किया, एक इंश्योरेंस करवा लिया। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपका माल जले चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी वो इस लॉस को बियर करेगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे उस सिनेरियो में क्या करना है कि इफ योर गुड्स आर इंश्योर्ड देन जितना भी लॉस का अमाउंट है, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मेरा एक सामान था जो 16,000 रुपए का था, ठीक है, और वो जल गया। 16,000 रुपए का सामान था, वो जल के राख हो गया, मुझे नुकसान हुआ 16,000 रुपए का, लेकिन मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी 100% क्लेम क्लियर नहीं करती। इंश्योरेंस कंपनियां कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपका क्लेम 100% वो पास कर दें। वो या तो 80% होगा या फिर वो 70% होगा और वो 90% भी हो सकता है, लेकिन वो 100% तो कभी नहीं होगा। तो हुआ क्या, मान लीजिए कि 16,000 रुपए का आपका सामान जल के राख हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मान लीजिए कि आपके 12,000 रुपए का आपका क्लेम क्लियर कर दिया कि जी हम आपको सिर्फ 12,000 रुपए पे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो 16,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपका जो क्लेम पास कर रही है वो सिर्फ 12,000 रुपए का पास कर रही है। मीन्स लॉस इनकर्ड हुआ 16,000 रुपीज का, बट इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू यू 12,000 रुपीज ओनली। दो अमाउंट हो गए यहाँ पे, 16,000 रुपीज का एंड 12,000 रुपीज का। तो अब हमें करना क्या है अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड हो तो? देखो मैंने क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे, ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई की साइड। लॉस का जो अमाउंट है आपका, लॉस का जो अमाउंट है, मतलब अब ट्रेडिंग अकाउंट में बाई की साइड क्या लिखेंगे, बाय लॉस बाई फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज। आप बात समझ रहे हैं मेरी, 16,000 रुपीज। अब उसके बाद वो जो 16,000 रुपए की एंट्री जो वहां पास हो चुकी है ट्रेडिंग अकाउंट में बाई की साइड, अब वही सेम एंट्री आपको पोस्ट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, क्रॉस पोस्टिंग आपको करनी है, एकदम क्रॉस पोस्टिंग। आप बात को समझे क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है? तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से उठानी है और वो क्रॉसली आपको डेबिट साइड में लेके आनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड पॉइंट पे मैंने यही लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, डेबिट करना है आपको लॉस का अमाउंट और क्रेडिट करना है आपको इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट। तो जो 16,000 रुपए है उसका अमाउंट जाएगा डेबिट बाई की साइड और उसके बाद फिर आएगा टू की साइड। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है 12,000 रुपीज का, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है बाई की साइड, बाय इंश्योरेंस क्लेम, 12,000 रुपीज। क्लियर हो गई बात? बाय इंश्योरेंस क्लेम 12,000 रुपीज और बैलेंस शीट में लेके आना है आपको बाय इंश्योरेंस क्लेम 12,000 रुपीज। क्लियर हो गई बात? थर्ड पॉइंट आप पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में आपको जाना है एसेट साइड और वहां पे आपको लिखना है इंश्योरेंस। जो भी आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड। इट मींस कि आपका सिर्फ लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट के टोटल 4 पोस्टिंग होने हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और 2 बैलेंस शीट में, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। इन टोटलिटी 4 पोस्टिंग आपको करनी है। अब आप ये भी कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसको यहां कर दें वहां कर दें, तो आप करना चाहो आप जो भी कुछ कर लो, उससे आपका सिर्फ आंसर टैली करेगा।
लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये 4 पोस्टिंग करनी पड़ेंगी। अगर आपको आंसर टैली करने में यकीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है तो आपको 4 पोस्टिंग करनी पड़ेंगी। और जैसे इंश्योरेंस बोला कि पैसा देगा, पर उस टाइम नहीं दिया, बाद में देगा, तो उस टाइम एडजस्टमेंट क्या होगा उसका? हाँ, वही मैं अभी बस उसी पॉइंट पे मैं अभी था। अब हुआ क्या कि इंश्योरेंस क्लेम तो क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि बाय द एंड ऑफ 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ जाए सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हुआ क्या कि मेरी मार्च में मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास कर दिया बिफोर 31 मार्च, बट मुझे पेमेंट ही नहीं किया उसने। आप बात समझ रहे हैं? दोनों पॉइंट है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, क्लेम तो पास कर दिया बाय द एंड ऑफ 31 मार्च, बट मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो इन दैट केस तो ये सेम ट्रीटमेंट रहेगा, इन दैट केस तो ये सेम ट्रीटमेंट रहेगा। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बाय द एंड ऑफ 31 मार्च क्लेम ही आपका क्लियर नहीं किया है, आपका क्लेम ही क्लियर नहीं किया बाय द एंड ऑफ 31 मार्च, तब आपकी इंश्योरेंस की कोई पोस्टिंग होगी ही नहीं बुक्स में। बुक्स में आपका सिर्फ लॉस की एंट्री पास होगी। आपका क्लेम रिसीव ना हो 31 मार्च तक कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका क्लेम पास जरूर हो जाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को मान ले कि हाँ हम आपको पैसे देंगे, भले वो आपको पेमेंट 4 महीने बाद करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका क्लेम 31 मार्च तक क्लियर हो जाना चाहिए। मीन्स एक्रूड आपका क्लियर हो जाना चाहिए, भले वो पेमेंट ना रिसीव हो। दोनों बातों में फर्क है। एक किसी बंदे ने पैसे का कहा कि मैं आपको पैसे 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन मैं दूंगा, इट मीन्स कि हाँ 2 महीने बाद मैं उससे रिसीव कर लूंगा। तो आप ये मत कीजिए कि 2 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं तो मैं इसको रिकॉर्ड करूं कि नहीं रिकॉर्ड करूं। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम मान लेती है तब 31 मार्च से पहले पहले तो आपको ये एंट्री पास करनी होगी। लेकिन अगर वो 31 मार्च से पहले आपकी एंट्री को मानता ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको सिर्फ लॉस की एंट्री पास करनी होगी। क्लियर? ये हो गई हमारी 2 एंट्रियां। ठीक है, अब मैं आता हूं अगली वाली शीट पे। क्या डाउट आया सर? अगर वो 31 के बाद एग्री हो, फिर अगर वो 31 के बाद एग्री करेगा क्लेम के लिए तो फिर सिर्फ लॉस की एंट्री पास कर रही है, आपको इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री पास करनी ही नहीं है, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ना बैलेंस शीट में। सर लॉस की एंट्री पास करेंगे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बाई की साइड लॉस की एंट्री बाई लॉस बाई फायर, और प्रॉफिट एंड लॉस में टू की साइड टू लॉस बाई फायर, बस। 15,000 रुपीज का अमाउंट आएगा सिर्फ और सिर्फ। ट्रेडिंग अकाउंट में जो अमाउंट आता है वो गुड्स लॉस हुआ है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में जो अमाउंट आया है वो चार्ज है, एक्सपेंस चार्ज होता है। 2 एंट्री पास होती है हर एक्सपेंस की। प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस को चार्ज किया जाता है, पैसा निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लेकिन पेमेंट उसका कैश बुक से होता है। प्लीज रिपीट सर, बट रिपीट क्या करूं ये तो बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट में भी 16,000 रुपए आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 16,000 रुपए ही आएगा। सेम अमाउंट से एंट्री पास होगी लॉस की अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो। 4 एंट्री, 4 एंट्री रिपीट करनी है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो भैया, मुझे लॉस हुआ 16,000 रुपए का और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 12,000 रुपए का क्लेम पास किया। लॉस हुआ 16,000 रुपए का, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास किया 12,000 रुपए का। तो मुझे करना क्या है, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है बाई की साइड, बाई लॉस बाई फायर 16,000, बाई लॉस बाई फायर 16,000। और मुझे उसको लेकर आना है फिर कहाँ पे, मुझे लेकर आना है उसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू की साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू की साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे लेके आना है टू की साइड टू लॉस बाई फायर। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है 12,000 रुपए का, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दूसरी एंट्री पास करूंगा बाई की साइड, बाई इंश्योरेंस क्लेम 12,000 रुपए, बाई इंश्योरेंस क्लेम 12,000 रुपए। और ये 12,000 रुपए का जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। क्लियर?
बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा फिर उसका? 12,000 रुपये बैलेंस शीट में आएगा, 12,000 रुपये इंश्योरेंस का जो अमाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में दो अमाउंट आएंगे, डेबिट साइड आएगा 16,000 रुपये, क्रेडिट साइड आएगा 12,000 रुपये। टू की साइड मतलब टू की साइड आएगा लॉस का अमाउंट, बाई की साइड आएगा इंश्योरेंस का अमाउंट। आप इसको ऐसे समझो। सर यही क्वेश्चन में अगर इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दिया है, बस बोला है देगा, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा एक बार बताओ ना। वही तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसने पे नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी ने, बट क्लेम एडमिट हो चुका है, मतलब वो एग्री हो गया है कि वो आपके क्लेम को पास कर देगा, कर दिया है उसने आपका क्लेम पास, लेकिन पेमेंट आपको 4 पोस्टिंग पास करनी है, भले ही आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, आपको इंश्योरेंस का अमाउंट भले ही रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका क्लेम एडमिट हो गया है तो वो आपकी पोस्टिंग में काउंट होगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अभी फॉर एग्जांपल मई का लास्ट मंथ मे का मंथ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे जॉब की और मुझे वहां से सैलरी मिलनी चाहिए थी, आप समझे बात को, बट सैलरी मेरे को मिलनी चाहिए थी 31 ऑफ मई तक, बट मुझे अभी टुडे 14 ऑफ जून तक मुझे सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। बट 31 ऑफ मई तक मुझे सैलरी मिलनी चाहिए थी, बट मुझे अभी सैलरी, हो सकता है सैलरी मुझे जुलाई में मिले या फिर उसके बाद मिले, बात को समझिए इस चीज को। लेकिन फिर भी मैं काउंट तो करूंगा ना कि मुझे मई की सैलरी मिलेगी, भले ही अभी रिसीव नहीं हुई है। तो सेम सिनेरियो है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को एडमिट कर लेती है कि हाँ भैया हम आपको इंश्योरेंस के पैसे देंगे, तो उस केस में आपको एंट्री पास करनी है, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं अकाउंट्स की, वो कैश बेसिस पे प्रिपेयर नहीं होती, वो एक्यूरल बेसिस पे प्रिपेयर होती हैं। और एक्यूरल बेसिस का मतलब ये होता है कि भले ही पैसा ना आए, लेकिन अगर वो चीजें हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं तो आपको अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड करना होगा। कैश बेसिस पे हमारी बुक्स प्रिपेयर नहीं होती हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब हम थोड़ा नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत हमने एक ही इस पे लगा दिया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। देखो अब है हमारा पेज नंबर 2, ये दूसरी वाली पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है कि इफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड, अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है, आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहला, ट्रेडिंग अकाउंट में आप शो करोगे उसे क्रेडिट साइड में, जो आपका लॉस का अमाउंट है, जो आपका लॉस का अमाउंट है, मतलब 16,000 रुपीज। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको शुरू करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शुरू करोगे डेबिट साइड, मतलब लॉस का अमाउंट। और क्या लिखोगे? बाय नेम ऑफ लॉस बाय फायर और थेफ्ट। बस इतना करना है, अगर आपका इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं है तो खत्म बात, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। इफ गुड्स आर इन ट्रांजिट, इफ गुड्स आर इन ट्रांजिट, इफ गुड्स आर इन ट्रांजिट, मतलब क्या है इस बात का कि अगर आपने कहीं से कोई माल ऑर्डर किया, मतलब फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं और आपने कुछ ऑर्डर किया, आपकी फैक्ट्री दिल्ली की किसी उसमें है और आपने उसके लिए ऑर्डर किया, और सामान जो वो आना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि तमिलनाडु से आना है, तमिलनाडु से आना है, तो तमिलनाडु से मतलब बहुत दूर में आएगा। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और सामान वहां से निकल चुका है, मतलब समझ रहे हैं आप, सप्लायर के प्लेस से भी सामान निकल चुका है, लेकिन आपके प्लेस पे सामान पहुंचा भी नहीं है, इन बिटवीन है सामान,
इन ट्रांजिट मतलब वो रास्ते में है, तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि भैया माल हमारे पास आ चुका है। और माल अगर हमारे पास आ चुका है तो हमें क्या करना होगा, इफ गुड्स आर इन ट्रांजिट देन हमें क्या करना है, पहली बात एड अमाउंट टू परचेज, अमाउंट हमें परचेज में ऐड कर देना है। परचेज कौन सा वाला, जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आता है उसमें आप इस अमाउंट को ऐड कर दो। इसके बाद हमारा है अगला, तो हमें परचेज में ऐड करना है और इसके बाद ऐड करना है अमाउंट को, हमें अमाउंट टू क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्या लिखा हुआ है साफ साफ, क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो दो जगह आता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है, एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में। तो हमें इस वाले अमाउंट को, जितना भी हमारा अमाउंट होगा जो ट्रांजिट में है, हमें बताएगा वो एंट्रीज में, तो जितना भी अमाउंट होगा आप उस अमाउंट को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दीजिएगा, ट्रांजिट के अमाउंट को, चाहे वो उसका हो चाहे वो उसका हो। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आता हूं मैं फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री मतलब इफ गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, अगर गुड्स को प्रोपराइटर ले जाता है, मींस ड्राइंग ऑफ गुड्स, ये ड्राइंग काउंट होगी और ये ड्राइंग है कौन सी वाली, जो मेरा प्रोपराइटर लेके चला गया है। तो देखो उसमें क्या करना है मुझे, उस केस में लेस फ्रॉम परचेज एज ड्राइंग, लेस फ्रॉम परचेज एज ड्राइंग, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पे जो मेरा परचेज है, उस परचेज की अमाउंट से मुझे ड्राइंग के अमाउंट को, यानी कि जितने भी गुड्स विड्रॉल हुआ है बाय द प्रोपराइटर, मुझे उस अमाउंट को वहां से डिडक्ट कर देना है। क्लियर हो गई बात। और सेकंड चीज मुझे क्या करनी है, सेकंडली क्या करनी है मेरे को, देखो आप, सेकंडली मुझे क्या करनी है, ऐड इन ड्राइंग्स और फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट। या तो आप ड्राइंग के अमाउंट में लेस ऐड करो इस अमाउंट को और टोटल अमाउंट को जाके आप कैपिटल से लेस करोगे, या फिर आप डायरेक्टली उसको लेस कर दो कैपिटल अकाउंट से। ये बात क्लियर हो गई। तो या तो आप ड्राइंग में ऐड कर दो और उसके बाद फिर लेस करो कैपिटल में से, या फिर आप डायरेक्टली कैपिटल में से माइनस कर दो। क्लियर हो गई ये वाली एंट्री। ठीक है, चलो हमारी 4 एंट्री पास हो गई हैं, टोटल हमने कर ली है। तो अभी भी अगर किसी का डाउट है सर तो एक फटाफट डाउट कर है। सकते हैं। सर हाँ डाउट है एक। सर जो आपने सर ये इफ गुड आर इन ट्रांजिट वाला है सर, अगर हम सर क्लोजिंग स्टॉक दोनों में प्लस कर देंगे तो सर जो ट्रेडिंग वाला होगा सर उसका तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर हमने परचेज में ऐड करा और सर क्लोजिंग में ऐड करा, तो सर वो उसका इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो सर और सर फिर हमने बैलेंस शीट में पुट कर देंगे सर, तो सर हमारा एक साइड से बैलेंस शीट डिसमैच नहीं हो जाएगी सर फिर? नहीं डिसमैच नहीं होगी। तो सर दूसरा इफेक्ट कहाँ आ जाएगा उसका सर? बैलेंस शीट में तो एक ही साइड क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गया, तो सर जो गुड इन ट्रांजिट की दूसरी साइड सर जो एसेट साइड होगी उसमें तो इफेक्ट आएगा ही ना सर उसका? नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मेरा ट्रेडिंग काउंट होता है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट होता है। बैलेंस शीट में अमाउंट सिंगल एंट्रीज का इफेक्ट नहीं आता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वो चीजें आती हैं कि मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है। बैलेंस शीट ट्रांजेक्शंस के बेस पे नहीं बनती है, ट्रांजेक्शंस के बेस पे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट बनता है कि व्हाट यू हैव एट द एंड ऑफ द पीरियड। आप दोनों को अलग पर्सपेक्टिव से देखो, आप बैलेंस शीट को देखो कि आपके पास क्या है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट को आप देखो ट्रांजेक्शन के बेस पे। आप बैलेंस शीट को भी ट्रांजेक्शन के बेस पे देखोगे तो चीजें वहां पे गड़बड़ हो जाएंगी फिर।
अब आते हैं हम अगली वाली एंट्री पे। और दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझिए कि अगर आप इसको स्टॉक के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, तो अगर मैं आपको इसमें ट्रांजेक्शन के बेस पे भी समझाऊं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम किसी गुड्स के लिए पेमेंट करेंगे जो कि इन ट्रांजिट है, तो हम उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट में या तो हम उस सामान को उधार पे मंगाएंगे, मतलब क्रेडिट पे मंगाएंगे, या फिर हम उसको कैश से पे करेंगे, फिर हम बैंक से पे करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपने उसको कैश से पे किया है फिर बैंक से पे किया है, तो कैश और बैंक और स्टॉक दोनों सेम हेड के पार्ट बनते हैं, एसेट्स के पार्ट होते हैं, तो वहां पे उसका इंपैक्ट हो जाएगा नील। ठीक है। और अगर आपने उसको उधार पे मंगाया है, क्रेडिट पे मंगाया है, तो उधर से आपका स्टॉक इंक्रीज होगा एसेट साइड से, और इधर से आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा लायबिलिटी साइड से। तो यहाँ पे इसका ये टैली कर जाएगा। बट आप जो पर्सपेक्टिव है वो बैलेंस शीट में ट्रांजेक्शन के बेस पे कभी नहीं रखा जाता। बैलेंस शीट बनती है कि व्हाट यू हैव एट द एंड ऑफ द ईयर। होप कि ये क्लियर हो गई होगी एंट्री आप लोगों को। अब मैं अगली एंट्री पे आता हूँ। हमारी कितनी होगी? 4 एंट्रीज हो चुकी हैं। फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री हमारी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा फाइनल अकाउंट का आपके सिलेबस में जिसमें जिस क्वेश्चन में ये वाली एंट्री ना आए। अगर किसी क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं आ रही है, मतलब क्वेश्चन बहुत हल्का है। फिर ये अकेली ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि क्वेश्चन को अपने आप में बहुत अच्छा बना देती है। तो थोड़ा सा इस वाली एंट्री को अच्छे से समझिएगा कि क्या है। देखो भैया, बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट, थोड़ा फोकस कीजिएगा इस एंट्री पे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या है कि इफ इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर आपका बैड डेट, अगर आप अभी मैं पहले बात कर रहा हूं बैड डेट की, अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो उस केस में क्या करना होगा? और कहीं गिवन नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है ही नहीं। आप समझना बात को इसको, कि भैया प्रॉफिट लॉस सॉरी ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है। तो क्या करना है? देखो क्या लिखा सबसे पहले मैंने, नो ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, नो ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। उसका बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना ही उसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। तो होगा कहाँ? शो द अमाउंट इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शो द अमाउंट इन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ वहां ट्रायल बैलेंस से बैड डेट का अमाउंट उठाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट साइड में शो कर दिया। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। बट इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो ओल्ड बैड डेट है, अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो न्यू बैड डेट है। तो अगर न्यू बैड डेट है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका, वो आप देखो एक बार। शो द अमाउंट इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शो द अमाउंट इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमने प्रॉफिट में ओल्ड वाला बैड डेट दिखाया, ऐसी वाले हम न्यू वाले बैड डेट को दिखा देंगे, मतलब जो इतना भी हमें सर ये एडजस्टमेंट में। जो अमाउंट आएगी नई वाली बैड डेट की अमाउंट आएगी कि पुरानी वाली, दोनों मिला के? मैं दोनों दोनों बताता हूँ, अभी दोनों चीजें बताता हूँ। अभी सिर्फ न्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कि न्यू वाला होगा आप उसको उठाओ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो कर दो। ठीक है। सेकंड वाला, लेस फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट, जो मेरा डेटर है वो आता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। आप न्यू बैड डेट की अमाउंट को वहां से डेटर में से लेस करके जितना भी नेट डेटर बचेगा उसको आप आउटर कॉलम में शो कर देना। ठीक है, आपको ये करना है। अब हम बात करते हैं ऑन द अदर साइड, कि हमें ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है और हमें एडजस्टमेंट में भी गिवन है, हमें दोनों जगह पे, दोनों प्लेस पे हमें बैड डेट गिवन है। तो हमें क्या करना है पता है? बहुत सिंपल सी चीज है। हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है टू बैड डेट, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू। हमें दोनों बैड डेट को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखना है, हमें दोनों बैड डेट को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखना है। और बैलेंस शीट में
सिर्फ और सिर्फ न्यू वाले बैड डेट को लिखना है, सिर्फ और सिर्फ न्यू बैड डेट को। बैलेंस शीट में ओल्ड बैड डेट का कोई लेना देना नहीं है। आप समझ गए इस बात को कि न्यू बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, बट ओल्ड बैड डेट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ओल्ड और न्यू दोनों की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ न्यू बैड डेट जाएगा, वो भी डेटर से डिडक्ट होकर। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट पे। प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब बैड डेट वाली एंट्री मैंने आपको समझा दी। अब कई बार ऐसा होता है कि बैड डेट की एंट्री सेपरेट होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बैड डेट भी है और फर्दर मुझे उस पर प्रोविजन भी लगाना है, प्रोविजन भी चार्ज करना है। तो अब उस केस में क्या होगा कि मुझे प्रोविजन भी चार्ज करना है, तो देखो भैया, देखो प्रोविजन का भी सेम ट्रीटमेंट है। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन हो भी सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता है। तो पहले क्या लिखा हुआ, इफ ओल्ड प्रोविजन इज नॉट गिवन, ओल्ड प्रोविजन गिवन ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन आपका है ही नहीं, तो उस केस में क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रोविजन। तो फिर क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायल बैलेंस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट। मतलब आपका ओल्ड प्रोविजन तो है नहीं, तो बचा कौन सा, न्यू वाला। तो आपको न्यू प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो कर देना है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से, और उसके बाद इसी अमाउंट को आपको डेटर से लेस कर देना है बैलेंस शीट में। तो अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो बैलेंस शीट में से आपने दो अमाउंट को डिडक्ट किया, न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्लियर हो गई ये वाली बात? अगर आपका ओल्ड प्रोविजन गिवन है ही नहीं, तब आपको ये चीजें करनी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर मुझे ओल्ड प्रोविजन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट में मुझे न्यू प्रोविजन गिवन है, यही वाली एंट्री सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, सबसे ज्यादा एंट्री यही वाली एग्जाम में आती है। मुझे क्या करना है, अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कंपेयर विद ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, मुझे नए प्रोविजन को ओल्ड प्रोविजन से कंपेयर करना है। मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में मुझे गिवन है जो प्रोविजन वो 800 रुपए का है, मतलब ट्रायल बैलेंस में मुझे गिवन है प्रोविजन फॉर बैड डेट 800 रुपीज। क्लियर? बट वो मुझसे कहता है कि एडजस्टमेंट में कि फर्दर मुझे जो प्रोविजन लगाना है वो 400 रुपए का और लगाना है, मतलब मुझे इन टोटलिटी 1200 रुपए का प्रोविजन लगाना है, मुझे 1200 रुपए का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, कंपेयर विद ओल्ड प्रोविजन, और मैंने बीच में ब्रैकेट में क्या लिखा है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड अप्लाई दिस, न्यू माइनस ओल्ड अप्लाई दिस। तो मुझे क्या करना है पता है, मुझे 1200 माइनस 800 करना है। तो अगर अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू माइनस ओल्ड करना है। आप न्यू माइनस न्यू और ओल्ड को समझ जाइए, न्यू है आपका एडजस्टमेंट वाला, ओल्ड है आपका ट्रायल बैलेंस वाला। अगर आपने पढ़ाई की हुई है ना, अब तक आपने सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बिल्कुल सही तरीके से। और अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है, तो इन 4 क्लासेस में आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप फोकस करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं चीजों को। इफ फिगर इज पॉजिटिव, आपने न्यू माइनस ओल्ड किया, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, और वो फिगर पॉजिटिव आती है। मतलब पॉजिटिव कैसे, अगर आप 1200 माइनस 800 करेंगे तो फिगर आएगी आपकी प्लस का 400। तो अगर आपकी फिगर पॉजिटिव आती है तो आपको क्या करना है, देखो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पोस्ट कर देनी है उस वाली एंट्री को, अगर आपकी अमाउंट पॉजिटिव आती है तो। बट ऑन दी अदर साइड, अगर आपका ओल्ड प्रोविजन आपका 1200 रुपीज का है, बट आपका न्यू प्रोविजन आपका ओनली 800 रुपीज का है, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना वही है न्यू माइनस ओल्ड, मतलब 800 माइनस 1200, 800 माइनस 1200। और अगर आपको मैथ्स आती है तो 800 में से जब आप 1200 को लेस करेंगे तो फिगर आएगी माइनस 400, मीन्स फिगर नेगेटिव आ रही है, तो मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लेके जाना है क्रेडिट साइड। देखो लिखा है मैंने इसमें, इफ फिगर इज नेगेटिव देन क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गई बात ये? मैं इस वाली एंट्री को फिर से एक बार रिपीट करूंगा अभी, अगर कोई डाउट है तो मेरे को प्लीज पूछ सर लीजिए।
सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड अपन तो क्या नाम है वो डालते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह डालते हैं इसमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्सेस, जितने भी प्रॉफिट होते हैं कमीशन होती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आप समझो इस पॉइंट को, अब इसको आप इस तरीके से समझो कि मैंने वहां पे क्यों रखा, उसको क्रेडिट साइड में मैं लेके वापस क्यों गया। रिपीट देखो भैया, करो, वो क्या बोला? मैं बोलता हूँ एक बार। मान लीजिए अभी मैंने क्या बोला कि अगर फिगर नेगेटिव आती है तो आप उससे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड शो कीजिए। तो समझो, पहले क्या था कि मैं 1200 रुपये, मैंने 1200 रुपये 1200 रुपीज मैंने एक एक्सपेंस के लिए बुक किए हुए थे। मतलब मैंने 1200 रुपये का एक रिजर्व बनाया हुआ था कि मुझे उस खर्चे के लिए 1200 रुपये लेके जाने हैं। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि सिर्फ 800 रुपये की रिक्वायरमेंट है। मीन्स आई नीड ओनली 800 रुपीज। तो जस्ट सोच के देखो कि अगर मुझे सिर्फ 800 रुपये की रिक्वायरमेंट है, बट मैंने रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं 1200 रुपये के, तो मुझे सरप्लस कितने का हुआ? 400 रुपीज का। इनडायरेक्टली 400 रुपये मेरे सेविंग हुआ ना, 400 रुपये। तो सेविंग हुआ मतलब मुझे इनकम जनरेट हुआ, और इनकम जनरेट हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आपका पोस्ट हो जाएगा। इनकम जनरेट करने के दो पर्पज होते हैं, आइदर क्रिएट सेल और रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। अगर आपने ये चीज समझी होगी तो, कि अगर आपको अपनी इनकम जनरेट करनी है, इनकम को इंक्रीज करना है, तो या तो अपनी आप सेल को बढ़ाओ, या फिर अपने कॉस्ट को या फिर अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने एक्सपेंस को, अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट होगा। क्लियर? हाँ जी सर। और बाकी जो प्रोविजन है न्यू वाला, वही आपका बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो जाएगा। मतलब डेटर माइनस न्यू बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन। बैलेंस शीट में न्यू और ओल्ड का कोई पंगा ही नहीं है। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ न्यू, न्यू बैड डेट न्यू प्रोविजन, न्यू बैड डेट न्यू प्रोविजन, कोई ओल्ड का पंगा ही नहीं है। क्लियर होगी ये वाली एंट्री? आगे बढ़े, किसी का और कोई डाउट है तो। जी सर। ये हमारी होगी 5 एंट्रीज। अब हम आते हैं, के बाद फिर हम मूव करते हैं 6। अब देखो, अब क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि हम इसको शो कैसे करें। समझ तो गए मैं एंट्रीज को, अब इसको शो कैसे करना है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो भैया क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट शो लाइक दिस। कि भैया आप पोस्टिंग कैसे होगी बैलेंस शीट में। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस समझ गया पोस्टिंग को। अब यहाँ इसकी जरा पोस्टिंग समझ लीजिए। मैं अभी अभी मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम है नहीं उस चीज़ों को। मैं आपको फॉर्मेट वाइज भी बता दूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ होगी। लेकिन अगर आपने एंट्रीज पहले की हुई हैं, अगर आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा है अच्छे से, तो आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको कहाँ पे समझा रहा हूँ चीज़ों को। देखो भैया लिखना कैसे है, सबसे पहले एसेट साइड लिखा है मैंने, वहां आप लिखोगे डेटर। इनर कॉलम में चल रहा है सब कुछ, अंदर वाले कॉलम में ही, ठीक है। आप वहां लिखोगे डेटर, डेटर का अमाउंट। फिर वहां से आप क्या लेस करोगे, न्यू बैड डेट। अब वहां से लेस करोगे न्यू बैड डेट। फिर आप वहां से क्या लेस करोगे, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। फिर आप वहां से क्या लेस करोगे, डिस्काउंट ऑन डेटर। कई बार ऐसा होता है डेटर पे डिस्काउंट भी हम दे देते हैं, तो अगर डिस्काउंट भी है तो वो भी आपका यहाँ से लेस हो जाएगा। और ये डिस्काउंट ऑन डेटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्लियर हो गई बात? आपको ये राइटिंग तो क्लियर क्लियर हो रही है ना, मेरा मतलब जो भी मैं लिख रहा हूँ इसमें कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है ना जो नहीं क्लियर हो रहा हो। समझ जितने में आ लोग भी रहा आप है सर। क्लास, हाँ जो जितने भी लोग आप क्लास ले रहे हो, कोशिश ये करना कि आप सब ग्रुप में आ जाओ। तो जब भी ये सिर्फ नॉट इवन नॉट फॉर फाउंडेशन, आपका इंटरमीडिएट और फाइनल में भी मैं आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ उसके लिए नहीं, क्योंकि
मैं किसी दूसरे मैं सेम प्रोफेशन से हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग कॉस्ट अकाउंटेंट बनो, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में आप लोग बस पढ़ो, और जितना भी हो पाएगा तो नोट्स जितने भी हो पाएंगे मैं आपको दे पाऊंगा, इंटर के भी और फाइनल के भी। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं अगला। मैंने लिखा हुआ रेड पेन से, इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन इन परसेंटेज। कई बार क्या होता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है वो हमें अमाउंट में गिवन होता है, क्योंकि मैंने अभी जो आपको समझाया वो सिर्फ अमाउंट वाला केस था। मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेट आपको परसेंटेज में गिवन है, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा 6% ऑन डेटर, इस तरह से अगर कुछ गिवन है 6% और 8% और वट एवर, तो मुझे उसे कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया कैलकुलेट किस पे करें हम। तो देखो भैया मैंने क्या लिखा साफ साफ, then this percentage will be calculated on net debtor reducing after new bad debt new लिखा हुआ है। मतलब ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, आप डेटर के अमाउंट को उठाओगे और वहां से आप लेस करोगे, आप डेटर के अमाउंट को उठाओगे और फिर वहां से आप लेस करोगे न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट, ओल्ड का कोई लेना देना है ही नहीं, आप वहां से उठाओगे न्यू बैड डेट, आप लेस करोगे और आपके पास नेट फिगर आ जाएगी। आपके पास जो नेट फिगर आएगी उसके बाद आप उसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। देखो लिखा हुआ लाइक डेटर माइनस न्यू बैड डेट, और उसके बाद आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ प्रोविजन। उस नेट अमाउंट पे आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि आपका डेटर है 20,000 रुपीज का, डेटर का अमाउंट है 20,000 रुपीज का, क्लियर। और आपका जो न्यू बैड डेट है वो है 3,000 रुपीज का। आपका जो डेटर का बैड डेट का अमाउंट है वो है 3,000 रुपीज का, तो नेट फिगर कितनी बची 17,000। नेट फिगर कितनी बची 17,000। तो 17,000 का आप चाहे 10% कैलकुलेट करो, 6% कैलकुलेट करो, 5% कैलकुलेट करो, जो भी परसेंटेज गिवन होगा आपको उतना कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आपके पास न्यू प्रोविजन का अमाउंट आ जाएगा, फिर आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे, फिर वही चीजें जो हमने की हैं। बैलेंस शीट वाली एंट्री रिपीट करनी है। बैलेंस शीट वाली कौन सी एंट्री रिपीट करनी है? सर ये कितने नंबर क्वेश्चन होता है ये अगर लॉन्ग में आए तो? फाइनल अकाउंट का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वेटेज हमारे एग्जाम में। ठीक है 8 मार्क्स की वेटेज है। देखो जो हमारा पार्ट ए है वो 80 मार्क्स का है, उसमें उस 80 मार्क्स में हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फॉर ऑफ 8 ईच। तो हमें 8 नंबर के 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट पार्ट में 48 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये सब। हमें सिर्फ पार्ट ए के अंदर 32 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो उसके लिए 4 क्वेश्चन में एक फाइनल काउंट है, एक आपका एनपीओ है, आपका बीआरएस है, डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो ये 5-6 चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने ही करने हैं। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में से नहीं आएगा बड़ा क्वेश्चन? कंसाइनमेंट के चांसेस काफी रहते हैं आने के, बट जॉइंट वेंचर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अगर जॉइंट वेंचर आ भी गया, देखो टोटल क्वेश्चन आते हैं 6, ठीक है, उस 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो उन 6 क्वेश्चंस में जॉइंट वेंचर का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट निल है, ठीक है। आप पास्ट 6 ईयर्स के जब पेपर देखेंगे ना तो आप ये रियलाइज कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांगली एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको उन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है। जॉइंट वेंचर उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं फॉर इसमें फाउंडेशन में। सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं आने के, वो एक बार बता दीजिए। सबसे ज्यादा चांसेस फाइनल अकाउंट के हैं, जो श्योर शॉट आएगा ही आएगा। देन उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल चैप्टर है वो है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आएगा ही आएगा, अनडाउटली आएगा, ठीक है। जी सर। थर्ड है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जनरल एंट्रीज भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ प्लेस पे है एनपीओ, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मैंने जी आपको सर। वेटेज वाइज अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपको 2 चैप्टर तो आपको स्ट्रांगली कर लेने चाहिए, फाइनल अकाउंट और बीआरएस, ये आपको कर ही लेने चाहिए किसी भी हालत में। तो 2 क्वेश्चन तो आपके सेट, 16 मार्क्स तो आपके सेट हो ही गए, बाकी 16 के लिए हमें थोड़ा पढ़ना है बस। देखो डिस्काउंट ऑन हार्ड डेटर वर्क कैसे कैलकुलेट वर्क करेंगे? क्या डिस्काउंट ऑन डेटर्स
डिस्काउंट ऑन डेटर अगर सेम। कैलकुलेशन सर बताता अगर हूँ, उसमें परसेंटेज आ रखी है जैसे 6% डिस्काउंट ऑन डेटर है तो मैं बताता हूँ। कैन यू रिपीट दोज 8 मार्क्स चैप्टर सर? 8 मार्क्स के चैप्टर हैं फाइनल काउंट एनक्यू। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप में, आप टेंशन ना लो उस चीज़ की। देखो अब आते हैं कि डिस्काउंट ऑन डेटर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, बैड डेटर माइनस न्यू बैड डेट, और उसके बाद हमने प्रोविजन को कैलकुलेट किया। अगर मान लो प्रोविजन के बाद डिस्काउंट भी है क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे क्या करना होगा पता है? डेटर माइनस न्यू बैड डेट, डेटर माइनस न्यू बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन, माइनस न्यू प्रोविजन। आप डेटर में से न्यू बैड डेट को भी माइनस करोगे, आप न्यू प्रोविजन को भी माइनस करोगे, उसके बाद जो नेट फिगर बचेगी आपके पास, आप उस नेट फिगर पे डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। क्लियर होगी बात ये? थैंक यू। अब हम आते हैं सिक्स्थ एंट्री पे। हमारी जो सिक्स एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन शॉर्ट मैंने लिखा है यहाँ पे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं है ये, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद सेकंड है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों का ट्रीटमेंट समझ लो और दोनों की क्वालिटी क्या है, वो फीचर्स क्या है, वो आपको पता ही है। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर, और ड्राइंग वो पैसा होता है जो ओनर विड्रॉ करता है बिजनेस से, आइदर इन कैश मोड और इन गुड्स मोड। ठीक है, तो कैश विड्रॉ कर लेगा वो, या फिर वो गुड्स को विड्रॉ कर लेगा। अब करना क्या है, आईओसी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होगा, समझना इस बात को। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अगर ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है तो बिजनेस के ऊपर लोन है ओनर का, तो अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओनर को उस पैसे के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करेगा, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस का एक्सपेंस है। तो क्या करोगे आप डेबिट करोगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप डेबिट करोगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसे ऐड करोगे कैपिटल अकाउंट में। ऐड आप क्यों करोगे कि जब बिजनेस ने वो इंटरेस्ट पे किया ओनर को, तो ओनर के पास क्या है, कैपिटल, तो ओनर की तो कैपिटल इंक्रीज ही हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट ऑपोजिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है कि ओनर ने क्या किया, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया। बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया मतलब एक तरीके से बिजनेस ने उसको लोन दिया ओनर को, तो ओनर उस बात के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेगा। किसको, बिजनेस को। तो जब बिजनेस को वो इंटरेस्ट पे करेगा तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए हुआ इनकम, तो इनकम हुआ तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट अल्टीमेटली ये पैसा जाएगा किसकी पॉकेट से, ओनर की पॉकेट से। तो इसलिए होगा क्या इसका, आप बैलेंस शीट में जाओ और बैलेंस शीट में आप कैपिटल में से इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को लेस कर दो। क्लियर होगी ये वाली एंट्री? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। छह एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी कोई डाउट यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे पोस्टिंग करनी है? क्योंकि इतना एलैबोरेट फॉर्म में शायद ही और कोई आपको बता पाएगा कि कितना चीजें करनी है इसके अंदर। अब आता हूं मैं नेक्स्ट एंट्री पे। अब है मेरा अगला वाला सेवंथ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम। आप समझ रहे हैं? अब आ गए हम इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस में सबसे ज्यादा चीजें यही होती हैं, एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, ड्यू बट नॉट पेड,
ड्यू बट नॉट पेड। और एक्रूड इनकम कौन सी होती है? अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न बट नॉट रिसीव। आप समझ रहे मेरी बात को? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो हैं ड्यू बट नॉट पेड, भैया ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किया अभी तक, तो वो है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और एक्रूड इनकम कौन सी है आपकी? एक्रूड इनकम कौन सी है आपकी? कि भैया वो आपकी आपने अर्न कर ली है लेकिन आपको अभी तक वो रिसीव नहीं हुई है, वो आपको रिसीव नहीं हुई है। तो मुझे क्या करना है उस केस में? अगर वो आपका एक्सपेंस है, अगर वो आपका एक्सपेंस है तो ऐड इन एग्जिस्टिंग एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मान लीजिए कि जो सैलरी थी वो आपकी वो ड्यू हो चुकी है, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अभी तक नहीं दिया मई के महीने की, तो वो क्या है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो क्या है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। मान लीजिए आपने 10 एम्प्लॉय में से 7 एम्प्लॉयज को आपने सैलरी पे कर दिया लेकिन आपने 3 एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं किया, तो जो आपका सैलरी का हेड है आप ट्रायल बैलेंस से सैलरी का अमाउंट उठाएंगे और उस सैलरी के अमाउंट में आप इसको ऐड कर देंगे। क्लियर होगी बात? और क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है, आपने इसको पे नहीं किया तो ये आपकी लायबिलिटी है, आपको बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज में इसको ऐड करना है। इसके बाद आपकी इनकम। अब मैं आपकी बात करता हूँ इनकम पे। इनकम मतलब आपने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप कि उसने तो आपके यहाँ पे काम किया बट आपको उसे सैलरी नहीं मिली, तो उसके लिए क्या होगा? ये एक्रूड इनकम। तो उसके लिए क्या बनेगा? ये एड इन एग्जिस्टिंग इनकम ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर ये आपकी इनकम है और इनकम पर कोई हेड है आपके पास, जैसे कमीशन हो गया और एक्रूड रेंट हो गया, तो वो आप उसे दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करने का मतलब कि उसमें आप और दोबारा से फर्दर जितना भी आपका एक्रूड इनकम है उसे आप ऐड कर दोगे। और क्योंकि ये आपकी एक्रूड इनकम है मतलब अर्न बट नॉट रिसीव, आपने अर्न कर ली बट आप रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा? आप उसे एसेट साइड में शो कर देंगे। क्लियर होगी ये बात? कोई डाउट यहाँ पे? अभी अभी हमें एनपीओ वाला चैप्टर भी शुरू करना है आज के आज ही। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे वाला पॉइंट पे, जस्ट ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट मतलब नहीं क्लियर हुआ? ओके, के बाद आफ्टर दैट मेरा जस्ट ऑपोजिट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अर्न सॉरी ड्यू बट नॉट पेड। तो जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा? जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉट ड्यू बट पेड। यह है मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, नॉट ड्यू बट पेड। भैया ड्यू नहीं हुआ था, एक्सपेंस आपका पे नहीं था, आपने किसी को एडवांस पे कर दिया, मतलब रेंट आपको पे करना था 1 महीने का बट आपने 2 महीने का रेंट पे कर दिया, तो वो हुआ आपका प्रीपेड एक्सपेंस। वो ड्यू नहीं हुआ था, नॉट ड्यू बट पेड, फिर भी आपने पे कर दिया। और आपकी एडवांस रिसीव कौन सा? कि आपको एडवांस रिसीव हो गया किसी भी इनकम के अगेंस्ट में, तो वो क्या है? नॉट अर्न बट रिसीव। अभी आपने कमाया नहीं पैसा लेकिन फिर भी आपको पैसा वो मिल गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक ट्यूटर हैं और आप कहीं ट्यूशन देते हैं और आपको महीने के शुरुआत में ही अगर आपको जो फीस है ट्यूशन फीस अगर आपको मिल जाती है, तो ये हुआ आपका नॉट अर्न बट रिसीव, क्योंकि आपको अब इस पैसे के अगेंस्ट में पूरे महीने आपको पढ़ाना होगा, तो अब ये आपकी लायबिलिटी है। तो अब इस केस में क्या होगा? अगर वो एक्सपेंस है, अगर वो एक्सपेंस है मतलब अगर वो प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये आपकी एसेट है, आपका अधिकार है दूसरे बंदे पे। तो अब क्या करोगे? लेस इन एग्जिस्टिंग एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आप डेबिट साइड में इसको पोस्ट करोगे कि एक्सपेंस तो मेरा डेबिट साइड में ही आता है, तो डेबिट साइड में मेरा जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में से मेरा प्रीपेड एक्सपेंस डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? और अगर वो मेरी इनकम है, अगर वो मेरी इनकम है तो क्या होगा? जो मेरी एग्जिस्टिंग इनकम होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से अगर वो मेरी एग्जिस्टिंग इनकम होगी तो वहां से डिडक्ट हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने किसी को पैसा एडवांस में दिया है तो मेरे लिए वो एसेट है, लेकिन किसी बंदे के पास अगर पैसा एडवांस में गया है तो वो उसकी लायबिलिटी है। तो अगर वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है तो मैंने लिखा हुआ है नीचे, तो मेरी क्या बनेगा? एसेट्स में जाएगा प्रीपेड के नाम से। अगर सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी, अगर रेंट है तो प्रीपेड रेंट या फिर एडवांस रेंट, आप कुछ भी नाम उसके लिए यूज
कर सकते हैं, और अगर वो आपकी इनकम है तो आपको उसे लेके जाना है लायबिलिटी साइड में। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल, हम 7 एडजस्टमेंट कर चुके हैं अब तक। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मार्क कर लो इस वाली एंट्री को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। एक लॉस बाय फायर की एंट्री, एक बेडेट वाली एंट्री, और तीसरी ये वाली एंट्री। ये इतनी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आ गई तो आपका फंसना तय है वहां पे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप घूमते रह जाओगे कि इसको कैसे करें और इसको कैसे करें। तो आप इस एंट्री को मार्क कर लो, अच्छे से लिख लो कहीं पे भी। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेंगे अभी। तो भैया, अगर मेरा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, पहले तो आप ये समझ लो कि अप्रूवल बेसिस का मतलब होता क्या है। देखो, अप्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि जब जनरली या तो आपने नया बिजनेस शुरू किया हो, या फिर आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया हो। जब आपने नया बिजनेस शुरू किया होता है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया होता है, तो आप ये चाहते हैं कि आपका मार्केट बहुत जल्दी कैप्चर होना शुरू हो जाए, आपकी जो पहुंच है कस्टमर के बीच में वो बहुत जल्दी बननी शुरू हो जाए और वो एस्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि जब तक आपके पास कस्टमर बेस नहीं होगा, जब तक आपके पास कस्टमर बेस नहीं होगा, आप उसको आप मार्केट में नहीं जी सकते, आप जिंदा रह ही नहीं सकते। आपसे मतलब बिजनेस से मतलब है मेरा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मुकेश अंबानी का। उसने जो जियो का एग्जाम्पल, जियो जो यूज किया था, उसने फ्री में सिम तो बांटा, बट उसने क्वालिटी को मेंटेन रखा। आप कॉल कीजिए, आप नेट चलाइए, आप कुछ भी कीजिए, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, जबकि वो फ्री में दे रहा था इस चीज को। तो उसने एक तरीके से कस्टमर के मन में बैठा दिया कि ये प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है। तो जब वो स्कीम खत्म हुई, जब वो 6 महीने वाला जो भी पीरियड था जब वो खत्म हुआ, उसके बाद जब उसने चार्जेस रखने शुरू किए, तब भी कस्टमर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कस्टमर ने ये नहीं किया कि भैया फ्री वाला खत्म, अब हमें कोई और सिम नहीं चाहिए, हमें वही आप पुराने वाली सिम्स पे आ जाओ, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे कस्टमर, शायद किसी ने छोड़ा भी होगा, बट जो कस्टमर पहले इसमें इन्वॉल्व थे वही फर्दर उन्होंने पेमेंट किया बकायदा, और उसको में फर्दर उसको ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो सेम वही चीज है, अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है कि आप अपने आप को एक दुकानदार समझो, कि आप एक शॉपकीपर हो, और आपकी दुकान पे कोई नया प्रोडक्ट आया, और मैं आपके पास आया कि कोई फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक पेन लेने के लिए आया, और मैंने आपसे कहा कि भाई साहब एक मुझे 10 रुपए का कोई अच्छा सा पेन दे दीजिए। तो एक तो होता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे वो वाला पेन दे दीजिए, एक मैंने आपसे कहा कि आप मुझे को 10 रुपए का पेन दे दीजिए, आपने मुझे एक पेन दिया। तो मैंने कहा कि अरे भाई साहब, ये आपने मुझे कौन सा पेन दे दिया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, चले। तो आपने क्या बोला कि भाई साहब आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए, आप शॉपकीपर हैं तो आप उस हिसाब से अपने दिमाग को सोचिए। आपने कहा कि भैया आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए, आप इस पेन को ले जाओ, यूज करो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे इसके पैसे दे देना, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे आप ये पेन वापस कर देना। ये होता है अप्रूवल बेसिस। अगर कस्टमर ने अप्रूव कर दिया तो सेल डन, और अगर कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया तो आपकी सेल डन नहीं हुई। आपको ये बात समझ में आ गई कि अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कस्टमर। अगर कस्टमर एग्री कर गया तो सेल हमारी हो गई, अगर नहीं कर गया तो हमारी सेल नहीं हुई। ठीक है, ये तो वो मेरा अप्रूवल बेसिस। लेकिन
अब जरा ऐसे सोचो, ये तो आपने सोचा शॉपकीपर के तरीके से, अब जरा सोचो थोड़ा हिंदुस्तानी आदमी के तरीके से। हिंदुस्तानी आदमी कैसा होता है कि जैसे ही आपने मुझे पेन दिया, आपके दिमाग में आ गया कि ये मेरा पेन बिक गया, क्योंकि आपको अपने पेन के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत यकीन है, आपको अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत यकीन है, तो आपने ये माना कि सामान तो बिक गया भैया, मेरा पेन तो बिक गया। क्लियर? तो अगर वो सामान आपका बिक गया तो आप समझो कि आपके पास क्या क्या इम्पैक्ट आया, आपके पास क्या क्या एंट्रीज आई आपके पास। तो उस केस में क्या होगा, गुडविल टाइप का बनना चाहिए, ऐसा है ना? उस केस में क्या होगा, आपने क्या किया, जैसे ही आपका पेन, आपको अपने प्रोडक्ट पे तो पूरा यकीन था, लेकिन आपको डाउट था मेरे ऊपर कि कस्टमर शायद, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, तो आप उसको सोचो आपने क्या किया होगा, आपने अपने गोडाउन में से, मतलब अपने स्टॉक में से एक पेन निकाला और वो पेन मुझे दे दिया। क्लियर हो गई बात? मैंने आपको पैसे नहीं दिए, अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो मैं आपका डेटर हुआ, मैं आपका डेटर हुआ, तो आपने क्या किया, अपने डेटर की लिस्ट में आपने 10 रुपए ऐड कर दिए मेरे नाम से। आप बात को समझ रहे हैं? और आपने ये मान लिया कि पेन तो इसके पास चला गया, पेन तो इसके पास चला गया, मतलब माल मेरा बिक गया, मेरा पेन बिक गया। आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा यकीन था, तो आपने क्या किया पता है, आपने एक तरीके से कुछ भी करके आपने गलती ये की, आपने 3 गलतियां कर दी कि आपने अपने स्टॉक को कम कर लिया, अपने डेटर को बढ़ा दिया, और अपने सेल को भी बढ़ा दिया। आप बात को समझ रहे हैं? आपने अपने स्टॉक को कम कर लिया, आपने अपने सेल को बढ़ा दिया, और आपने अपने डेटर को भी बढ़ा दिया, क्योंकि आपने मान लिया ना कि माल तो बिक गया, और माल अगर बिक गया तो वो सेल में काउंट हो जाएगा, और सेल में काउंट होने के बाद अगर पैसे आ गए तो कैश बुक में, और पैसे अगर नहीं आए तो वो डेटर की लिस्ट में। तो एक तरीके से जब भी कभी गुड्स ऑन अप्रूवल की एंट्री होती है, तो गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाली एंट्री पे 3 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, डेटर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि अगर वो पेन आपने मुझे 10 रुपए का बेचा है, तो क्या आपने वो पेन 10 रुपए का ही खरीदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदा होगा। आपने वो पेन खरीदा होगा 8 रुपए का या फिर 9 रुपए का, और आप उसके बाद मुझे एक प्रॉफिट मार्जिन लेके 9 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन अगर आपने लिया, तो आपने मुझे उससे 10 रुपए का बेचा। तो मतलब आपकी कॉस्ट उसमें कुछ और रहेगी, आपका सेल प्राइस उसमें कुछ और रहेगा। तो करना क्या है, तो करना क्या है, तो मुझे करना क्या है, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस समझ गए? हमारा जो स्टॉक होता है, अभी हमने जो एंट्री पास करी थी क्लोजिंग स्टॉक की, हमारा जो स्टॉक होता है वो किस पे वैल्यू किया जाता है, वो वैल्यू किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, विच एवर इज लेस के ऊपर वैल्यू किया जाता है। लेकिन सेल किस बेस पे होती है, वो सेल प्राइस के ऊपर जाती है। तो मुझे क्या करना है, अगर ये वाली एंट्री आ जाए तो क्वेश्चन के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर वो मुझे बताएगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है और सेल प्राइस कितना है उस प्रोडक्ट का। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐड करना होगा इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, प्लस बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और वो बैलेंस शीट में भी आता है। तो मुझे क्या ऐड करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक को लिखूंगा प्लस अप्रूवल बेसिस, और जितना भी उस पेन का कॉस्ट का जो अमाउंट होगा वो वहां पे आके ऐड हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये बात हुई आपकी क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन लेकिन अब मुझे क्या करना है, गलती तो मैंने दो और की थी, मैंने डेटर अकाउंट को भी बढ़ा दिया था बिना बात के, और मैंने सेल अकाउंट को भी बढ़ा दिया था बिना बात के। तो मुझे क्या करना है, मुझे सेल प्राइस मुझे सेल प्राइस को लेस करना है सेल्स में से, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल आती है, तो मैं वहां से लेस करूंगा सेल में से, कौन सा वाला, सेल प्राइस। क्लियर? और मैं उसको लेस करूंगा डेटर में से, कौन सा वाला, डेटर में से भी मैं माइनस करूंगा सेल प्राइस। क्लियर होगी बात? मैं कॉस्ट को प्लस करूंगा स्टॉक में, और सेल प्राइस को माइनस करूंगा सेल्स में से भी और डेटर में से। टोटल मिला के 4 पोस्टिंग होनी है इस एंट्री की, टोटल मिला के 4 पोस्टिंग होगी इस एंट्री की। तो 2 क्लोजिंग स्टॉक की, एक डेटर की, और एक सेल की। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को?
अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ लें, ये एंट्रीज फिर बाद में मैं भी रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए सबके। सर कॉस्ट प्राइस क्या दोस्त? कॉस्ट प्राइस को आप ऐसे समझिए ना कि आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। तो आप जितने पे भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उतने पे थोड़ा ना सेल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, मार्जिन लेके चलेंगे, तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। सर इज इट पॉसिबल हाफ ऑफ गुड्स अप्रूव्ड टिल लास्ट डेट एंड हाफ नॉट? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर अगर यूनिट बेसिस पे है, क्वांटिटी बेसिस पे है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि हाफ अप्रूव हो और हाफ अप्रूव ना हो, बट उसमें भी वैरायटी होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, कि मैंने ये वैरायटी तो मैंने यूज कर ली है, लेकिन बट अगर वो सेम क्वालिटी का है, सेम वैरायटी का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है उस केस में। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि अप्रूवल जो है वो आपका वो 31 मार्च तक आ जाना चाहिए। तो ये एंट्री भी तभी बनेगी अगर मान लीजिए उस बंदे ने अप्रूव किया आपको 2 अप्रैल को कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है 31। अगर मान लो 2 अप्रैल को वो अप्रूव कर भी देता है, तब भी आप ये मानोगे 31 तारीख तक कि भैया अप्रूव नहीं हुआ है। अगर 2 अप्रैल को अप्रूवल आ जाता है उस बंदे का, तो ये वाला ट्रांजेक्शन आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट हो जाएगा। आपका अप्रूवल 31 तक अगर अप्रूवल आ गया, तो फिर इस वाली एंट्री का कोई रिलेवेंस है ही नहीं, फिर ये एंट्री किसी काम की है ही नहीं। डन। अब हम आते हैं अपने जो हमारी 9th एडजस्टमेंट है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन वाली एंट्री बहुत आती है यार, बहुत बार ये एंट्री रिपीट होती है। देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैनेजर कमीशन की एंट्री अगर आपके क्वेश्चन में आ गई, तो आपको ये मान लेना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को करते वक्त, कि ये वाली एंट्री आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। आप इस एंट्री को इग्नोर करके पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, लेकिन आप नेट प्रॉफिट को नहीं निकालेंगे, आप उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपने कैलकुलेट कर भी लिया तो आप उसको वहां पे लिखेंगे नहीं टू नेट प्रॉफिट। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए आराम से। जब आपका नेट प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाए, लिखना नहीं है आपको वहां पे, तब आपको क्या करना है, अब आपको उस एंट्री को पढ़ना कि नेट प्रॉफिट किस बेस पे है। मतलब वो बिफोर चार्जिंग है उसका कमीशन, या फिर वो आफ्टर चार्जिंग है उसका कमीशन। तो हमें क्या करना है, देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, इफ मैनेजर कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग। अगर कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग, उसका खुद का आफ्टर चार्जिंग होना चाहिए। तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो नेट प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया है, इनटू रेट, जो भी रेट होगा अपॉन में 100 प्लस रेट। मान लीजिए कमीशन जो है वो आपका 12% है, कमीशन है आपका 12%, और प्रॉफिट है आपका मान लीजिए 12,000 रुपये। प्रॉफिट है आपका 12,000 रुपये। कौन सा प्रॉफिट, कमीशन से पहले का, कमीशन की एंट्री भी पास नहीं हुई है। तो अब क्या करोगे, 12,000 मतलब 12,000 इंटू में 12 अपॉन में 100 प्लस 12। अगर मैं फिर से बोलूं, 12,000 इंटू 12%, 12 अपॉन में 112। क्लियर होगी बात ये है आफ्टर चार्जिंग वाला केस। बट बट अगर अगर सिर्फ सिंपल सा लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर कुछ लिखा ही नहीं है, ना तो आफ्टर लिखा हुआ है ना बिफोर लिखा हुआ है, तो वो बिफोर ही काउंट होगा, वो बिफोर ही काउंट होगा। तो उस केस में क्या करना है, वही नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटू में रेट अपॉन में 100, 12,000 इंटू 12 अपॉन में 100। डायरेक्ट एंट्री आपको पास कर देनी है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो मैनेजर कमीशन आपने कैलकुलेट किया है, इसका मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, मुझे इसे शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मुझे अभी क्लिक हुआ, तो आप इसको लिख लीजिए कि मैनेजर का कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट में जाएगा वो लायबिलिटी साइड। क्योंकि ये आपका कौन सा एक्सपेंस है, एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यू बट नॉट पेड। तो आपको क्या करना है, ड्यू बट नॉट पेड। और ड्यू बट नॉट पेड का मतलब ये हुआ कि ये आपकी लायबिलिटी बनेगा। लायबिलिटीज में जाके आपको इसको पोस्ट करना है। क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? लाइबिलिटी अगर साइड और कहाँ एडजस्टमेंट करना है? लायबिलिटी साइड में क्या,
एडजस्टमेंट करना है, एक लायबिलिटी साइड और एक और कहाँ एडजस्टमेंट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इसको डैडी क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो कर दो और बैलेंस शीट में आप उनको शो कर दो लायबिलिटी साइड, क्योंकि लायबिलिटी है ना वो आपकी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि अगर सर दोनों ही दिए हो तो, अच्छा अब ध्यान से बात समझना, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर दोनों ही एक्सपेंस, मान लीजिए दोनों ही दिए हो, एक बिफोर का भी दिया हुआ है, एक आफ्टर का भी दिया हुआ है, तो उसके लिए फिर आपके पास दो मैनेजर होने चाहिए, अलग अलग दो मैनेजर होने चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो आपको करना क्या करना, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रॉफिट सेम रहेगा बिफोर वाला, और आपको बस रेट यही कैलकुलेट। क्वेश्चन पता कब बनता, मजेदार क्वेश्चन में मजा कब आता कि दो मैनेजर हैं और दोनों का ही आफ्टर चार्जिंग है। ये वाला जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसके साथ ध्यान से सुनना कि दो मैनेजर हैं और दोनों का कमीशन ही आफ्टर चार्जिंग है। तो मुझे कैसे करना होगा उस केस में, मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए एक मैनेजर है आपका जनरल मैनेजर और एक मैनेजर है आपका फैक्ट्री मैनेजर, दो मैनेजर हैं आपके और दोनों का ही कमीशन जाता है आपको आफ्टर चार्जिंग। तो भैया क्या करना है, देखो मान लो, लिख लो, अगर आपके पास पेन लेके आप बैठे हो तो लिख लो एक बार रेट। मान लो जनरल मैनेजर का कमीशन है 10%, जनरल मैनेजर का कमीशन है 10%, ठीक है। और जो मेरा वर्क मैनेजर है उस, सॉरी मेरा जो कौन सा फैक्ट्री मैनेजर है उसका कमीशन है मान लीजिए 18%। जनरल मैनेजर कमीशन है 10% और फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसका कमीशन है 18%, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करना है, जब मुझे जनरल मैनेजर का कमीशन निकालना है, जनरल मैनेजर कमीशन निकालना है, जनरल मैनेजर का मैं बार बार बोल रहा हूँ जनरल मैनेजर, तो मैं इसी फॉर्मूले तो 9th पॉइंट को देखो, तो मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू, मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 10, इनटू में 10 अपॉन, इनटू में 10 अपॉन 100 प्लस 10 प्लस 18। मैं दोनों के ही कमीशन को ऐड कर दूंगा 100 में, मैं दोनों के ही कमीशन को ऐड कर दूंगा 100 में। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू में 10 अपॉन में 128, अपॉन में 128, क्लियर। इसके बाद सेम जब मैं दूसरे मैनेजर का कमीशन निकालूंगा, दूसरे मैनेजर का, दूसरा मैनेजर मेरा कौन सा है, फैक्ट्री मैनेजर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 18, 18 अपॉन 128, क्लियर, इनटू में 18, उसके बाद अपॉन में 128। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है ना, वो आप उस डिनोमिनेटर में 100 प्लस दोनों के कमीशन को आप ऐड कर दो, नोमिनेटर में जिसका निकालना है उसका निकाल के आप कैलकुलेट कर दो। क्लियर हो गई ये वाली बात। सर फर्स्ट केस में कमीशन माइनस करना होगा प्रॉफिट से, दोस्त माइनस नहीं करना है कमीशन को प्रॉफिट से, वो तो आपको डेबिट में जब शो कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट आएगा ना फिर कमीशन के बाद। और इसके बाद फिर लाइबिलिटी साइड में क्यों करना है, लाइबिलिटी साइड में दोस्त इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, कमीशन मैंने पे नहीं किया है। अगर मैंने पे कर दिया होता तो फिर वो आता ही नहीं, फिर तो ट्रायल बैलेंस में शो हो जाता, बट मैंने उसको पे ही नहीं किया है। दोनों बिफोर चार्जिंग होगा तो सर, अगर दोनों बिफोर चार्जिंग होगा तो अपॉन में 100 ही आएगा, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में 10 अपॉन में 100, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में 18 अपॉन में 100। अब मैं इसको थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ इस वाली एंट्री को। मेरे पास अगर सिर्फ एक मैनेजर है और उसका कमीशन अगर मेरा बिफोर चार्जिंग है, सिर्फ एक मैनेजर है और उसका कमीशन बिफोर चार्जिंग है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में उसका रेट अपॉन में 100, सिंपल, अगर ये बिफोर चार्जिंग है तो। क्लियर हो गई बात।
दूसरा पॉइंट, अगर सिर्फ एक ही मैनेजर है और उसका कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, अगर एक ही मैनेजर है और उसका कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, तो क्या करना है मुझे? एक ही मैनेजर है और उसका कमीशन भी आफ्टर चार्जिंग है, तो क्या करना है? पता क्या करना है? तो मुझे करना है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये क्लियर होगी बात? अब मान लीजिए दो मैनेजर हैं, दो मैनेजर में दोनों का ही आफ्टर चार्जिंग है, तो वो मैंने बताया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट अपॉन में दोनों का जो रेट है उसे आप ऐड करो। मतलब जैसे मैंने अभी बताया इस वाले केस में कि जो मेरा जनरल मैनेजर था उसका कमीशन था 10%, जो मेरा फैक्ट्री मैनेजर था उसका कमीशन था 18%, तो इन टोटलिटी कितना हुआ? 28 हुआ। आप इसमें 100 को ऐड कीजिए तो ये 128 हुआ। तो जब आपको जनरल मैनेजर का कमीशन निकालना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू 10 अपॉन 128। लेकिन जब आप फैक्ट्री मैनेजर का निकालोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में 18 अपॉन में 128। क्लियर हो गई ये वाली एंट्री? एक आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग हो तो क्या करेंगे दोस्त? अगर एक आफ्टर चार्जिंग होगा तो आफ्टर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। और अगर बिफोर चार्जिंग वाला होगा तो बिफोर वाली एंट्री फॉर्मूला लगा देंगे उसमें। लेकिन कैलकुलेट आपको पहले आफ्टर वाला करना है, बिफोर वाला उसके बाद में कैलकुलेट होगा। क्लियर होगी बात? ये सिंपल सा पॉइंट है। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। यस यस सर, दे विल मेंशन बिफोर और आफ्टर चार्जिंग। यस सर, हाँ जी बिल्कुल, दे विल मेंशन इन द एंट्री की कमीशन विल बी ऑन बेसिस ऑफ आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। कोई सोचने वाली बात नहीं, वहाँ क्लियरली मेंशन होगा, तभी आपको इसको ट्रीट करना है, उसी तरीके से आपको इसको ट्रीट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट की मैक्सिमम जितनी एंट्रीज थी वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है? अगर आपका कोई और डाउट है फाइनल अकाउंट को लेकर तो मेरे से अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि अभी फिर हम 5-6 मिनट का एक बीच में ब्रेक लेंगे, फिर मैं एनपीओ शुरू करूंगा। गुडविल का एडजस्टमेंट आता है कि नहीं? गुडविल का एडजस्टमेंट इसमें तो नहीं आता है आपके फाइनल अकाउंट में। बहुत रेयर चीजें हैं कि गुडविल का एडजस्टमेंट आता है, क्योंकि गुडविल आपकी राइट ऑफ होती है। अगर आ भी गया कि गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दीजिएगा। सर लॉस बाई फायर वापस बता दो। लॉस बाई फायर का क्या करना होता है दोस्त? अगर लॉस बाई फायर हुआ तो पहली बात आप ये समझो कि आपके पास इंश्योरेंस क्लेम है ही नहीं। लॉस बाई फायर हुआ और आप ये मान लो कि इंश्योरेंस क्लेम है ही नहीं, तो उस केस में क्या करना है? जितना भी आपका लॉस का अमाउंट है आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ बाई की साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे उसे टू की साइड। क्लियर? अब मान लीजिए कि आपके पास इंश्योरेंस क्लेम है, तो आपको क्या करना है? जो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट है आप उतने अमाउंट को आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब बाई की साइड में, और उसके बाद आप इंश्योरेंस क्लेम को दिखाओगे बैलेंस शीट में। क्लियर? इसके बाद है एक डाउट है सर, लोन का बता दो एक बार, बैंक लोन एंड इंटरेस्ट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बैंक लोन है, अगर वो आपके पास बैंक लोन है और इंटरेस्ट का रेट है, तो आप क्या करो, उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपका सेम एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, ठीक है? या फिर एक काम करता हूँ, इसमें ना 2-3 एंट्रीज और बन सकती हैं। मैंने ये एंट्री एडजस्टमेंट छूट गई है, इसको हम कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली सर, लोन का जो ये इंटरेस्ट लोन वाली एंट्री है ना, ये कई बार एडजस्टमेंट में गिवन नहीं होती, ये अंदर ही गिवन होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसको भी ट्रीट करना है, तो इसको डेफिनेटली कल मॉर्निंग में करते हैं इसको। अभी फिर हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? लॉस को कहाँ दिखाएंगे अगर इंश्योर्ड है दोस्त? लॉस लॉस को ही तो बोल रहा हूँ, जितने का लॉस हुआ उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है आपको डेबिट साइड, और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है बाई की साइड। व्हाट अमाउंट? फॉर एग्जांपल लॉस बाई फायर हुआ 16,000, इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको 12,000, लॉस हुआ 16,000, तो व्हाट वी हैव टू डू,
16,000 रुपीज का जो आपका अमाउंट है आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे बाई की साइड, बाई लॉस बाई फायर 16,000। देन उस अमाउंट को, उसी 16,000 रुपीज के अमाउंट को आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। देन ऑपोजिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको शो करना है इंश्योरेंस क्लेम 12,000 रुपीज, आपको शो करना है 12,000 रुपीज। ठीक है, लॉस मतलब नेट लॉस नहीं कैलकुलेट करना है आपको कि 16,000 रुपीज का लॉस हुआ और 12,000 रुपए इंश्योरेंस के मिलकर तो नेट लॉस 4,000 रुपए का हुआ, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, आप 16 को सेपरेट रखें या 12 को सेपरेट रखें। चैरिटी होगी तो वो एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। ओके ओके, अभी हम फिर 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, अभी 12:10 हो रहे हैं, 12:10 के अराउंड हो रहे हैं। 5 मिनट में हम लोग मिलते हैं। आप लोग जब तक थोड़ा पानी वानी पी लीजिए।